मेरी सैलरी 60,000 युआन है और मैं ये सारे पैसे अपनी सगी माँ को संभालने के लिए दे देता हूँ। नतीजा यह है कि हमारे घर में हर वक्त सिर्फ उबला हुआ पत्ता गोभी और टोफू ही खाने को मिलता है। मेरी पत्नी के पास तो पैड खरीदने तक के पैसे नहीं होते। जब मैंने पत्नी से खाने की खराबी को लेकर शिकायत की तो उसने लाल आंखों से रोते हुए मुझसे कहा कि माँ हर महीने उसे घर चलाने के लिए सिर्फ 300 युआन देती हैं। इस हालत में इतना खाना मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है। ये सुनते ही मैंने जोर से उस पर चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि माँ ने तो कहा था कि वह तुम्हें हर महीने 30,000 युआन देती हैं। क्या तुम ये सारे पैसे अपने मायके भेज देती हो? उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी निराशा थी। 30,000? मैंने तो आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इस 60,000 युआन के गायब होने की कहानी शायद मेरी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। मेरा नाम ली हाउ है और मेरी मंथली सैलरी 60,000 युआन है। मैं यह पूरी रकम अपनी मालियू माई को सौंप देता हूँ। माँ का कहना था कि यंग लोग पैसे बहुत फिजूल खर्च करते हैं। वह हमारे छोटे से परिवार की भलाई के लिए हमारे फाइनेंस को मैनेज करना चाहती थी। मैंने उनकी बात पर भरोसा किया और मेरी वाइफ चू युआन ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। आज जब मैं घर लौटा तो चू युआन ने टेबल पर खाना लगा दिया था। 2 सब्जियां और एक सूप, एक प्लेट खट्टा तीखा पत्ता गोभी, एक प्लेट सिचुआन टोफू और एक कटोरी एग सीवीड सूप। फिर से वही खाना। पिछले आधे महीने से यही सब देखकर मेरी भौहें अनजाने में ही सिकुड़ गईं। टेबल पर दूर दूर तक मीट या मछली का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपना ऑफिस बैग नीचे रखा और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। मैं थक कर चूर हो चुका था। मैंने चॉपस्टिक उठाई और एक निवाला मुंह में डाला। थक गए होंगे, आप पहले खाना खा लीजिए। चू युआन ने सूप का कटोरा मेरे हाथ के पास रखते हुए कहा। सूप हल्का गर्म था ताकि मुंह न जले। वह हमेशा इतनी केयरिंग रहती है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में अजीब सा गुस्सा भड़क उठा। मैं उस पर गुस्सा नहीं था, बल्कि इस बेस्वाद खाने से परेशान था। यार, फिर से वही फीका खाना, थोड़ा सा भी मीट नहीं है इसमें। मैंने बोर होकर शिकायत की और पत्ता गोभी का एक टुकड़ा मुंह में चबाते हुए कहा। खाना बहुत सिंपल और बोरिंग था। डाइनिंग रूम की लाइट काफी तेज थी और मैं साफ देख सकता था कि उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। मैं थोड़ा चिढ़ गया। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, कुछ नहीं। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और रोने की वजह से भारी हो रही थी। तभी मेरा ध्यान गया कि उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। आखिर बात क्या है? अगर तुम्हें खाना बनाना पसंद नहीं है तो हम किसी काम वाली को रख सकते हैं। मेरी आवाज़ अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। चू युआन ने अपना सिर उठाया और बिना कुछ कहे उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ली हाओ, उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में ऐसे इमोशंस थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। उसमें दुख था, थकान थी और एक गहरी निराशा थी। आपकी माँ मुझे घर का खर्च चलाने के लिए हर महीने सिर्फ 300 युआन देती हैं। क्या? मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुन लिया हो। 300 युआन? उसने फिर से वही बात दोहराई। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन मेरे कानों में किसी बम की तरह फटी। इतने पैसों में तो ठीक से पत्ता गोभी भी नहीं आती। मैं हैरान रह गया। 300 युआन? ये कैसे पॉसिबल है? मेरी माँ लियू माई, जो हमेशा कहती रहती हैं कि वह जो कुछ भी करती हैं अपने बेटे के भले के लिए करती हैं, वह सिर्फ 300 युआन कैसे दे सकती हैं? यह नहीं हो सकता। मेरे मुंह से अचानक निकला। माँ ने तो कहा था कि वह तुम्हें हर महीने 30,000 युआन देती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब शुरुआत में मैंने अपना सैलरी कार्ड माँ को दिया था तब हम तीनों वहां मौजूद थे। माँ ने चू युआन का हाथ पकड़कर साफ साफ कहा था, बेटे की सैलरी मैं संभाल कर रखूंगी। हर महीने मैं 30,000 युआन चू युआन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी ताकि घर का खर्च चल सके, और बाकी पैसे मैं तुम दोनों के फ्यूचर के लिए सेव करूंगी। बाद में बड़ा घर लेना होगा, बच्चे होंगे, तब बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त चू युआन ने भी हाँ में सिर हिलाया था। मेरी माँ मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? चू युआन ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। 30,000? वह ऐसे हंस पड़ी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। मैंने तो आज तक इतने पैसे एक साथ देखे भी नहीं। मैंने उसे ध्यान से देखा, यह जानने के लिए कि कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ लाचारी और सच था। मुझे अचानक याद आया कि चू युआन ने बहुत लंबे समय से अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे थे। उसके पैरों में जो जूते थे वो हमारी शादी के वक्त के थे। उसके ड्रेसिंग टेबल पर सिर्फ एक लोकल ब्रांड का मॉइस्चराइजर था जो लगभग खत्म होने वाला था। पहले मुझे लगता था कि वह स्वभाव से बहुत कंजूस है और पैसे बचाती है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वह कंजूसी नहीं थी, वह गरीबी थी। एक ऐसी गरीबी जो मेरे अपने हाथों की वजह से पैदा हुई थी। मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से भींच दिया हो। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने टेबल पर रखे उस सादे खाने को देखा जो अब मुझे चुभने लगा था। पिछले आधे महीने से खाया हुआ हर एक निवाला आज मुझे अपने गाल पर एक तमाचे जैसा लग रहा था। धोखा खाने का गुस्सा और एक अजीब सा सन्नाटा मेरे अंदर फैल गया। ठीक है, मैं अभी माँ को फ़ोन करता हूँ। मेरी उंगलियां गुस्से से कांप रही थीं, यहाँ तक कि मैं फ़ोन का लॉक भी ठीक से नहीं खोल पा रहा था। फ़ोन मत करो, मैंने उसकी तरफ देखा। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे और उसकी आंखों में अब एक अजीब सी खामोशी थी। कोई फ़ायदा नहीं होगा, वह कभी नहीं मानेंगी। चू युआन की बातों ने मेरे ऊपर जैसे ठंडा पानी डाल दिया। मैं थोड़ा शांत हुआ। हाँ, मेरी माँ का जैसा नेचर है, वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगी।
वह उल्टा चू युआन पर ही घर तोड़ने और भड़काने का आरोप लगा देंगी। उस वक्त घर में बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हो जाएगा और मैं बीच में फंस जाऊंगा और शायद पुरानी आदतों की वजह से मैं फिर से अपनी माँ की बात पर ही भरोसा कर बैठूंगा। मैं हताश होकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। फोन की स्क्रीन अभी भी ऑन थी और उस पर माँ का नंबर चमक रहा था, वो नंबर जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता था। मुझे सब कुछ सच सच बताओ, मैंने चू युआन से भारी आवाज में कहा। चू युआन काफी देर तक चुप रही, जैसे उन कड़वी यादों को समेट रही हो। जिस दूसरे महीने आपने माँ को काट दिया था, उसके बाद से वह हर महीने की पहली तारीख को टाइम पर घर आती है। वह बैंक ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि मुझे कैश में 300 युआन थमा देती हैं। वह कहती हैं कि घर चलाने के लिए एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। अगर कार्ड में 30,000 होंगे तो मैं फिजूल खर्च बन जाऊंगी। वह कहती हैं कि वह मुझे एक अच्छी पत्नी बनना सिखा रही है। चू युआन की आवाज़ बहुत नॉर्मल थी, उसमें कोई शिकायत या नफरत नहीं थी, जैसे वह किसी और की कहानी सुना रही हो। लेकिन यह सब सुनकर मेरा दिल फटा जा रहा था। हर बार जब वह आती हैं तो फ्रिज और घर के खर्चों को चेक करती हैं। अगर फ्रिज में थोड़ा भी मीट दिख जाए तो वह कहती हैं कि मैं पैसे उड़ा रही हूँ। अगर मैं कोई नया कपड़ा खरीद लूँ तो वह ताने मारती हैं कि उनका बेटा कितनी मुश्किल से पैसे कमाता है और मुझे सिर्फ सजने संवरने की पड़ी है। इसलिए मैंने कपड़े खरीदना बंद कर दिया और फ्रिज में कभी मीट नहीं आया। मैं सोच भी नहीं सकता कि पिछले 2 सालों से वह किस नरक से गुजर रही थी। इस महंगे शहर में सिर्फ 300 युआन में एक पूरे घर को संभालना और उसकी इज्जत बनाए रखना कितना मुश्किल रहा होगा। और मैं 60,000 कमाने वाला एक बेवकूफ़ पति इस सब से पूरी तरह अनजान बना रहा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट और कांपन थी। चू युआन ने अपनी नज़रें उठाईं और मुझे देखा। अगर मैं बताती तो क्या आप यकीन करते? आप यही सोचते कि मैं बिना वजह झगड़ा शुरू कर रही हूँ? मुझे आपकी माँ पसंद नहीं है और मैं माँ बेटे का रिश्ता खराब करना चाहती हूँ। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह बिल्कुल सच कह रही थी। अगर आज से 2 साल पहले या आज के इस डिनर से पहले भी वह मुझसे यह कहती तो मेरा पहला रिएक्शन यही होता कि वह गलत है। आई एम सॉरी। मैंने अपना सिर झुका लिया। ये शब्द बहुत छोटे थे, लेकिन आज इनका बोझ इतना ज्यादा था कि मैं अपना सिर नहीं उठा पा रहा था। चू युआन ने अपना सिर हिलाया और बेडरूम की तरफ चली गई। जब वह वापस आई तो उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने वह डायरी मेरे सामने रख दी। मैंने पहला पेज खोला, जिस पर उसकी सुंदर हैंडराइटिंग में एक एक पैसे का हिसाब लिखा हुआ था। पहली तारीख, माँ से मिले 300 युआन, राशन का खर्च, पत्ता गोभी 2.3 युआन, टोफू 4 युआन, अंडे 5.5 युआन, टोटल 11.8 युआन, बिजली और गैस का बिल 135 युआन, सर्दी की दवा 35 युआन। इस महीने का बैलेंस 112 युआन। एक एक पाई का हिसाब साफ साफ लिखा हुआ था, जो मेरे दिल को किसी चाकू की तरह काट रहा था। मैंने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। हर महीने की इनकम सिर्फ 300 युआन ही लिखी हुई थी। मुझे एक पेज पर यह भी लिखा मिला, पैड का खर्च 12.9 युआन। ब्रैकेट में लिखा था डिस्काउंट कूपन यूज किया, 3 युआन बचाए। मेरी आंखें भर आईं। मेरी वाइफ, जिसके बारे में मैं सोचता था कि वह एक लग्जरी लाइफ जी रही है, वो 3 युआन के डिस्काउंट कूपन के लिए हिसाब लगा रही थी। और मैं कितना बड़ा घटिया इंसान हूँ कि मैं उससे खाने के टेस्ट को लेकर शिकायत कर रहा था। मैं अब भी उनके पास जाता हूँ। मैंने डायरी को जोर से बंद किया और खड़े होने की कोशिश की। और फिर क्या होगा? चू युआन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। आप वहां जाकर झगड़ा करेंगे, वो साफ मना कर देंगी और आपको डांट कर भगा देंगी। आखिर में आप वापस आकर मुझसे ही कहेंगे कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, वह बड़ी हैं। ली हाओ, मैं अब इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं सुन्न रह गया। वह सही कह रही थी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। उस डायरी को देखकर मेरी माँ आसानी से कह सकती थी कि यह सब चू युआन का मनगढ़ंत नाटक है। मैं किस बेस पर उनसे सवाल करता? तो फिर मैं क्या करूं? जिंदगी में पहली बार मुझे खुद पर इतनी बेबसी महसूस हो रही थी। चू युआन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और शांति से कहा, अगर आप सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी उन्हें भनक भी मत लगने दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी और ठंडी समझदारी थी। पिछले 2 सालों की मुश्किलों ने उसे अंदर से बहुत मजबूत बना दिया था। कल से सब कुछ नॉर्मल रहेगा। आप ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आपको कुछ नहीं पता। माँ जो भी कहें आप हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन हमें सॉलिड प्रूफ की जरूरत है। मैंने पूरी ताकत से अपना सिर हिलाया। ठीक है। चू युआन ने मेरे हाथ से डायरी ले ली। उसकी आंखों में थोड़ा सा दर्द चमका, लेकिन फिर वह फौरन संभल गई। इस डायरी की मैं एक फोटोकॉपी करवा लूंगी। ली हाओ, मैं चाहती हूं कि आप अपनी आंखों से देखें कि आपकी 60,000 की सैलरी आखिर जा कहां रही है। अगले दिन मैं रोज की तरह ऑफिस गया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। ऑफिस के चैट ग्रुप्स में लगातार मैसेज फ्लैश हो रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बार बार वही डायरी और चू युआन की वो शांत आंखें घूम रही थीं। सुबह के ठीक 10 बजे मेरे फोन की रिंगटोन बजी। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, मदर। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करते हुए कॉल अटेंड किया। हेलो माँ।
माँ की आवाज़ हमेशा की तरह बहुत प्यारी और एनर्जेटिक थी। हेलो मेरे बेटे, ऑफिस पहुंच गए? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं माँ, मैं अभी एक मीटिंग खत्म करके हटा हूँ। मैंने झूठ बोला। चलो अच्छा है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि ऑफिस का काम कैसा चल रहा है। ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, ज्यादा काम के चक्कर में खुद को मत थकाना। ऐसी बातें सुनकर पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज वही बातें मुझे बेहद फेक और मतलबी लग रही थी। सब ठीक है माँ, ज्यादा काम नहीं है। मैंने बस बात काटने के लिए कहा। काम ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। तुम बस बाहर मन लगाकर पैसे कमाने पर ध्यान दो। घर की सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। तुम और चू युआन अभी बच्चे हो। तुम लोगों को पैसे सेव करना नहीं आता। मैं जो भी कर रही हूँ तुम दोनों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ही कर रही हूँ। मैंने फ़ोन को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां गुस्से से सफ़ेद पड़ गईं। मेरा मन कर रहा था कि मैं फ़ोन पर ही उनसे सीधे पूछूं कि जो पैसे आपने सेव किए हैं वो कहाँ हैं और आपने चू युआन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। चू युआन ने बिल्कुल सही कहा था। मुझे सॉलिड प्रूफ चाहिए था। हाँ माँ, हाँ, सब आपकी वजह से ही है। मैंने उनकी बात में हाँ मिलाई। देखा तुम कितने समझदार हो। लियू माई की आवाज़ में काफ़ी सेटिस्फैक्शन था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। कुछ दिन पहले मैं बैंक गई थी और तुम्हारे सैलरी कार्ड का स्टेटमेंट निकलवाया था। बैंक के मैनेजर भी मेरी तारीफ कर रहे थे कि मैं कितनी अच्छी तरह फाइनेंस मैनेज करती हूँ। मेरा दिल बैठ गया। स्टेटमेंट? वह अचानक स्टेटमेंट निकलवाने क्यों गई? अरे अच्छा, ऐसा क्या? मैंने अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की। और क्या मेरे बेटे, तुम्हारे ये पैसे मैं तुम्हारे ही ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। एक एक पैसे का हिसाब मुझे अच्छी तरह याद है। मैं चुप रहा और चुपचाप उनका ये ड्रामा सुनता रहा। अच्छा, आजकल चू युआन तुमसे कोई शिकायत तो नहीं कर रही ना? उन्होंने अचानक टॉपिक बदल दिया। आखिरकार वह असली बात पर आ ही गई जो इस कॉल का मेन मोटिव था। वह मुझे टटोल रही थी। मेरा दिमाग अब तेजी से चलने लगा था। शिकायत? मैंने पूछा। दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। हाँ, क्या उसने कुछ कहा? लियू माई की आवाज में थोड़ी अलर्टनेस आ गई थी। वह अक्सर कहती रहती है कि घर खर्च के लिए पैसे कम पड़ते हैं और खाने के लिए थोड़ा मीट खरीदना चाहती है। मैंने जानबूझकर शिकायत करने वाले लहजे में कहा, माँ, कहीं आप उसे खर्च के लिए बहुत कम पैसे तो नहीं दे रही? क्यों ना अगले महीने से आप उसे थोड़े ज्यादा पैसे दे दें? मैंने गेंद उनकी तरफ फेंक दी। मैं देखना चाहता था कि वह इस 30,000 युआन वाले झूठ पर क्या रिएक्ट करती हैं। क्या? लियू माई की आवाज अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गई। उनकी आवाज कानों में चुभने लगी। पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं हर महीने उसे 30,000 युआन देती हूँ। अब उसे और क्या चाहिए? बेटे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी इस बीवी का लालच बहुत बढ़ गया है। वह पानी की तरह पैसे बहाती है। तुम उस पर कड़ी नजर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चोरी छिपे ये सारे पैसे अपने मायके वालों पर उड़ा रही हो। बातों को घुमाना और सफेद को काला करना कोई इनसे सीखे। वह इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर मैंने कल रात वह डायरी अपनी आंखों से न देखी होती तो शायद मैं आज भी उनकी बातों में आ जाता और चू युआन पर शक करने लगता। मुझे अपने पैरों से लेकर सिर तक एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। तुम फिक्र मत करो बेटे, तुम्हारे पैसों में से मैं एक पाई भी इधर उधर नहीं होने दूंगी। सब संभाल कर रखा है। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा छोटा भाई ली वेई अब शादी करने वाला है। डाउन पेमेंट में थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने और तुम्हारे पापा ने दिन रात एक करके अपने बुढ़ापे के पैसों से उसकी मदद की। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। जब उन्होंने ली वेई और डाउन पेमेंट का जिक्र किया तो मेरे दिल में एक बहुत ही बुरा ख्याल आया। ठीक है माँ, मुझे समझ आ गया, मैं उससे बात करूंगा। मैंने जल्दी से बात खत्म की और फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद मैं करीब 5 मिनट तक सुन्न होकर बैठा रहा। फिर मैंने बैंक का वो ऐप खोला जिसे मैंने शायद ही कभी यूज़ किया था। इस कार्ड का पासवर्ड मेरी माँ को पता था और मुझे भी। मैंने पासवर्ड डालकर लॉगिन किया। अकाउंट का बैलेंस देखकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ सिर्फ 3,215 युआन और 70 पैसे बचे थे। मेरा दिल पूरी तरह डूब गया। मैंने ट्रांजैक्शन डिटेल्स पर क्लिक किया और एक एक लाइन को नीचे स्क्रॉल करने लगा। हर महीने की 5 तारीख को 60,000 युआन की सैलरी क्रेडिट होती थी और ठीक अगले दिन यानी हर महीने की 6 तारीख को बिना किसी नागा के अकाउंट से 57,000 युआन ट्रांसफ़र हो जाते थे। रिसीवर कौन था? ली वेई, मेरा अपना छोटा भाई। मैंने और नीचे स्क्रॉल किया। हर महीने की 6 तारीख को ही एक और रकम ट्रांसफ़र होती थी, 3,000 युआन। रिसीवर थी लियू माई यानी मेरी माँ। शुरू से लेकर आखिर तक चू युआन को एक भी रुपया नहीं दिया गया था। वह हर महीने 30,000 युआन देने का दावा पूरी तरह से एक बकवास और सफ़ेद झूठ था और मैं जो इस घर का मुखिया था पिछले 2 सालों से एक जोकर की तरह जी रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो लिविंग रूम की लाइट जल रही थी। चू युआन सोफे पर बैठी थी, टीवी बंद था और वह बस शांति से मेरा इंतजार कर रही था। मुझे देखकर वह खड़ी हुई। आप आ गए? मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने बस अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर अभी भी बैंक के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स खुली हुई थी। ट्रांसफर हिस्ट्री की वो लाइनें मेरी आंखों में चुभ रही थीं। चू युआन ने फोन लिया और नजरें नीचे करके बहुत ध्यान से देखने लगी।
उसने एक एक पेज स्क्रॉल किया। पूरे लिविंग रूम में एक डरावनी खामोशी थी। सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल होने की हल्की सी आवाज आ रही था। मैं नहीं जानता था कि उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, गुस्सा, दुख, या फिर यह सोचकर तसल्ली कि जो उसने सोचा था वही सच निकला। आखिरकार उसने पूरा देख लिया। उसने स्क्रीन बंद की, फोन को धीरे से टेबल पर रखा और फिर सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में वैसा कोई ड्रामा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, बल्कि एक गहरी और ठंडी शांति थी। अब तो आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरा गला पूरी तरह रूंध चुका था। आई एम सॉरी। इन 3 शब्दों के अलावा मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। पिछले 2 सालों में उसने जो दर्द और जिल्लत झेली थी, उसकी भरपाई मेरा कोई भी सॉरी नहीं कर सकता था। चू युआन ने फिर से अपना सिर हिलाया। ली हाओ, अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। अब हमें वो सब वापस लेना है जो हमारा है। मैंने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? इस पल मैंने पूरी कमान उसके हाथों में सौंप दी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जान चुका था कि मैं अपनी मां लियू माई को उतना नहीं समझता जितना चू युआन समझती है। पिछले 20 सालों का मेरा अपनी मां पर जो भरोसा था, वह आज पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। चू युआन खिड़की के पास गई और बाहर अंधेरे को देखने लगी। बैंक स्टेटमेंट एक बड़ा प्रूफ है, लेकिन यह काफी नहीं है। वह आसानी से कह सकती हैं कि यह सब आपकी मर्जी से हुआ था। आपने ही अपने भाई को पैसे देने के लिए कहा था, या फिर आपने ही उन्हें पासवर्ड दिया था ताकि वह ये ट्रांजैक्शन कर सकें। उनका जैसा नेचर है, वह पक्का यही कहेंगी। उसका एक एक शब्द सीधे निशाने पर लग रहा था। मेरी माँ सच में ऐसी ही थी। अपनी गलती छुपाने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकती थी और कुछ भी झूठ बोल सकती थी। तो फिर हम क्या करें? मैं थोड़ा परेशान हो गया। हमें कोई ऐसा सबूत चाहिए जिससे वह मुकर ना सके। चू युआन ने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसा सबूत जिसमें वह खुद अपने मुंह से यह सब कबूल करे। रिकॉर्डिंग। मैं तुरंत उसका इशारा समझ गया। इस बार हमें उनके मुंह से ही कहलवाना होगा कि वह इस 60,000 युआन को कहां और कैसे बांटती हैं। मैं चाहती हूं कि वह खुद अपने उस 30,000 वाले झूठ को दोहराएं और फिर खुद ही उसमें फंसें। मैंने अपने सामने खड़ी अपनी वाइफ को देखा। वह मुझे थोड़ी अजनबी सी लगी। जो चू युआन हमेशा सीधी सादी और शांत रहती थी, उसने जैसे एक ही रात में अपने ऊपर एक मजबूत कवच पहन लिया था। लेकिन मैं जानता था कि यह बदलाव एक दिन में नहीं आया था। ये पिछले 2 सालों के उन 700 से ज्यादा दिनों के दर्द और सन्नाटे का नतीजा था, जिसने उसे इतना मजबूत और प्रैक्टिकल बना दिया था। मेरे दिल में उसके लिए गिल्ट के साथ साथ एक अजीब सा रिस्पेक्ट और प्यार उमड़ आया। ठीक है, मैं आगे बढ़ा और उसके ठंडे हाथों को धीरे से थाम लिया। इस बार मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। हम इस मैटर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अगले महीने की पहली तारीख आने में अभी 3 दिन बाकी थे। इन 3 दिनों में मैं और चू युआन आने वाले उस बड़े ड्रामे की पूरी तैयारी कर रहे थे। अगली सुबह मैंने ऑफिस में जरूरी काम का बहाना बनाकर आधे दिन की छुट्टी ली। मैं ऑफिस नहीं गया, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गया और वहां से सबसे लेटेस्ट मॉडल का एक वॉइस रिकॉर्डर खरीदा। इसके साथ ही मैंने एक बहुत छोटा हिडन कैमरा भी खरीदा, जो एक पावर बैंक की शेप में था। इस पूरे मिशन में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो चू युआन घर की सफाई कर रही थी। उसने पूरे घर को ऐसे चमका दिया था जैसे किसी बड़े त्योहार की तैयारी चल रही हो। मैंने उसे वो गैजेट्स दिखाए। उसने सब कुछ अच्छे से चेक किया और हाँ में सिर हिलाया। वॉइस रिकॉर्डर को लिविंग रूम की टेबल पर टिश्यू बॉक्स के पास रख देते हैं और पावर बैंक वाले कैमरे को टीवी कैबिनेट पर सेट करेंगे, जिसका फेस सीधे सोफे की तरफ होगा। उसने बहुत ही शांत दिमाग से पूरा प्लान सेट किया, एक एक डिटेल पर ध्यान दिया। हमने इस पूरे सीन का कई बार रिहर्सल किया। माँ घर आने के बाद कहाँ बैठ सकती हैं, वह क्या कह सकती हैं और हमें उस पर क्या रिएक्ट करना है, सब कुछ पहले से डिसाइड था। चू युआन ने मुझसे कहा, उस दिन आपको कोई स्पेशल छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल टाइम पर ही घर आना। अगर आप पहले से घर पर रहेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। आप बस एक ऐसे पति का रोल प्ले करना जिसे अभी अभी सच पता चला है और जो गुस्से में अपनी माँ से सवाल करने आया है। और मैं एक डरी हुई बेबस बहू का रोल कंटिन्यू करूंगी। आपका काम होगा गुस्सा दिखाना ताकि उनका ईगो हर्ट हो और वो गुस्से में सच उगल दें, और मेरा काम होगा कमजोर दिखना ताकि वह खुद को सुपीरियर समझकर सारी बातें साफ साफ कह दें। मैंने उसे देखा। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने इंसानी फितरत को कितनी अच्छी तरह समझ लिया था और यह सब मेरी माँ के बर्ताव की वजह से ही हुआ था। तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। चू युआन ने बिना कुछ कहे बस अपना सिर हिला दिया। समय बहुत तेजी से भी बीत रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे रुक सा गया हो। आखिरकार वो फैसला कुन दिन आ ही गया। पहली तारीख की सुबह मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। मैं बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। सुबह 9:58 पर चू युआन का एक मैसेज आया जिसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा था, आई। मैंने तुरंत अपने मैनेजर से घर पर इमरजेंसी का बहाना बनाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। मैं सीधे घर नहीं गया, मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद मेरी माँ लियू माई सोसाइटी के गेट के पास दिखाई दी। उनके हाथ में मार्केट से लिया हुआ एक सस्ता सा थैला था और वह बहुत ही हल्के कदमों से अंदर जा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कार स्टार्ट की।
मैंने पूरा टाइम कैलकुलेट कर लिया था। उनके घर के अंदर जाने, चू युआन को ताने देने और माहौल के गर्म होने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। मुझे ठीक उसी वक्त एंट्री करनी थी। मुझे एक ऐसे बेटे का रोल करना था जो अचानक घर आता है और यह सब देख लेता है। मैंने कार को बेसमेंट में पार्क किया। मैं कार में बैठकर फोन पर एक एक सेकंड बदलते हुए देख रहा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली बार मैं अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होने जा रहा था, और वह भी इस तरह से। 15 मिनट पूरे होते ही मैंने अपने शर्ट का कॉलर थोड़ा ढीला किया ताकि मैं थका हुआ लगूं। फिर मैं कार से उतरा और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और मैं अपने फ्लैट के पास पहुंचा, मुझे अंदर से माँ की ऊंची आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हें 300 युआन दिए हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली हाओ के कान भरने की? तुम्हें क्या लगता है चू युआन, हमारे ली परिवार का पैसा कोई पेड़ पर उगता है क्या? मैंने चाबी निकाली। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी को लॉक में डाला, मेरे हाथ स्थिर हो गए और मेरी आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई। अब असली खेल शुरू होने वाला था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? लिविंग रूम की टेबल पर 100 युआन के 3 लाल नोट रखे हुए थे, जो बहुत ही अजीब लग रहे थे। मेरी आवाज सुनते ही लियू माई अचानक चुप हो गई। उनके चेहरे पर जो गुस्सा और कड़वाहट थी, वह पूरी तरह गायब भी नहीं हो पाई थी, जिससे उनका चेहरा काफी अजीब लग रहा था। बेटे, तुम इस वक्त घर कैसे आ गए? उनकी आंखों में साफ तौर पर घबराहट देखी जा सकती थी। मैंने गुस्से में अपना बैग वहीं पास के कैबिनेट पर फेंक दिया। अगर मैं आज इस वक्त घर नहीं आता तो मुझे आपकी ये कड़वी बातें कैसे सुनाई देती? ये 300 युआन, क्या यही वो 30,000 युआन हैं जो आप हर महीने घर खर्च के लिए देने का दावा करती हैं? मेरी आवाज में छुपा हुआ गुस्सा अब बाहर आ रहा था। लियू माई का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया। आखिरकार वह भी इस तरह के ड्रामे करने में काफी एक्सपर्ट थीं। बेटे, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हें अपनी इस बीवी को तमीज सिखानी चाहिए। उन्होंने चू युआन की तरफ उंगली उठाते हुए उलटा उसी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। मैं इसे हर महीने पूरे 30,000 युआन देती हूँ। पता नहीं ये पैसे कैसे उड़ा देती है कि कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाते हैं, और आज फिर मुझसे पैसे मांगने आ गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इसे सबक सिखाने के लिए सिर्फ 300 युआन दिए, ताकि इसे पैसों की कीमत समझ आए। लेकिन देखो, यह उल्टा तुम्हारे पास जाकर मेरे खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ रही है। इस औरत की नीयत ही खराब है। यह हम मां बेटे का रिश्ता तोड़ना चाहती है। वह यह सब इतनी सफाई और बिना रुके बोल रही थी कि अगर मैंने खुद बैंक स्टेटमेंट न देखा होता तो शायद मैं उनकी बातों में आकर चू युआन पर ही चिल्लाने लगता। मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, माँ, आप कह रही हैं कि आप हर महीने चू युआन को 30,000 युआन देती हैं, सही कहा ना? लियू माई ने अपना सीना चौड़ा किया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोलेगी? ठीक है चू युआन, माँ कह रही हैं कि वह तुम्हें हर महीने 30,000 देती हैं। क्या तुम्हें वो पैसे मिले हैं? चू युआन ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। उसने हिम्मत करके मेरी माँ की तरफ देखा और फिर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं, मुझे कभी नहीं मिले। तुम झूठ बोल रही हो। लियू माई अचानक चिल्ला पड़ी और चू युआन के चेहरे के पास उंगली ले जाकर डांटने लगी। तुम जैसी मतलबी और झूठी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव करती हूँ और तुम मेरे ही बेटे के सामने मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। मैं आज तुम्हारा यह झूठ हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उन्होंने हवा में हाथ उठाया जैसे वह चू युआन को थप्पड़ मारने जा रही हो। मैंने फुर्ती दिखाई और बीच में आकर उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बहुत हुआ, मैं जोर से चिल्लाया। मेरी स्टोन से लियू माई थोड़ी डर गई और हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरी 60,000 की सैलरी हर महीने आपके कार्ड में ट्रांसफर होती है, हाँ या ना? उन्होंने अनजाने में ही जवाब दिया, हाँ होती है। और क्या यह सच नहीं है कि आप हर महीने चू युआन को सिर्फ 300 युआन देती हैं? नहीं, ये झूठ है। मैं उसे 30,000 देती हूँ। वह अभी भी अपने झूठ पर अड़ी हुई थी। तो फिर बाकी के 59,700 युआन कहाँ हैं? मैंने उनके करीब जाते हुए कड़े लहजे में पूछा। वो पैसे कहाँ गायब हो गए? लियू माई की नजरें अब इधर उधर घूमने लगी। वो पैसे तो मैं तुम दोनों के फ्यूचर के लिए सेव कर रही हूं ना। तुम दोनों के भले के लिए ही तो रख रही हूं। सेव कर रही हैं। मैं हंस पड़ा, लेकिन मेरी इस हंसी में सिर्फ कड़वाहट थी, कोई खुशी नहीं। क्या यह सब लीवई के कार्ड में सेव हो रहा है ना? मेरे इस सवाल ने जैसे बिजली का काम किया। लियू माई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। तुम्हें कैसे पता चला? उनके मुंह से अचानक सच निकल गया, लेकिन जैसे ही शब्द बाहर आए उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लिविंग रूम में अब एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था। टीवी कैबिनेट पर पावर बैंक के रूप में छुपा हुआ कैमरा चुपचाप रेड और ब्लैक लाइट फ्लैश कर रहा था, और टेबल पर टिश्यू बॉक्स के पास रखी पेन जैसी दिखने वाली वॉइस रिकॉर्डर डिवाइस भी बिना किसी आवाज के अपना काम कर रही थी। मैंने अपनी माँ के चेहरे को देखा, जिसके रंग उड़ चुके थे। मेरे दिल में इस जीत की कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा और अंतहीन दुख था। मैंने उनका हाथ छोड़ दिया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, माँ, आपके दिल में मेरे और चू युआन के लिए आखिर क्या जगह है? हम आपके लिए क्या हैं? हमेशा झूठ का नकाब पहने रहने वाली मेरी माँ के चेहरे पर पहली बार असली डर दिखाई दिया।
उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में घबराहट, गिल्ट और पकड़े जाने के बाद का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। क्या मतलब है कि तुम क्या हो? उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए अपनी आवाज को और ऊंचा किया। तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा है, पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने फिर से वही इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया जो उनका सबसे बड़ा हथियार था। मैंने जो कुछ भी किया है, क्या वो तुम्हारे भले के लिए नहीं था? क्या इस परिवार की भलाई के लिए नहीं किया? मैं जोर से हंस पड़ा। उनके मुंह से परिवार और भलाई जैसे शब्द सुनना मुझे एक बहुत बड़ा मजाक लग रहा था। आपके दिल में इस परिवार का मतलब सिर्फ आप, पापा और ली वेई हैं। फिर मेरा क्या? चू युआन का क्या? क्या हम दोनों सिर्फ एक मशीन हैं ताकि कमाकर ली वेई की अय्याशियों का खर्च उठा सकें? मेरा हर एक सवाल उनके झूठ पर किसी हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उनका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? आखिरकार वह अपना आपा खो बैठी और अपने असली रूप में आ गई। ली वेई, तुम्हारा सगा छोटा भाई है, उसकी शादी होने वाली है, वह घर खरीद रहा है। एक बड़ा भाई होने के नाते अगर तुमने उसकी थोड़ी मदद कर दी तो क्या गुनाह हो गया? तुम महीने का 60,000 कमाते हो, उसमें से थोड़ा सा उसने खर्च कर लिया तो क्या बड़ी बात हो गई? तुम इतने संकीर्ण दिमाग के हो कि अपने सगे भाई की खुशी भी नहीं देख सकते? जो पैसा मैं अपनी मर्जी से दूं उसे मदद कहते हैं माँ। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा, लेकिन जो पैसा आप मेरी पीठ पीछे चोरी छिपे निकालती हैं उसे चोरी कहते हैं। चोरी शब्द सुनते ही वह पूरी तरह पागल हो गई। तुम जैसे कपूत को पालने से अच्छा तो वह गुस्से से कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाईं। एक पराई औरत के लिए तुम अपनी सगी माँ को चोर कह रहे हो? उनकी नफरत की सुई एक बार फिर चू युआन की तरफ घूम गई। सब इस पनौती की वजह से हुआ है। जब से यह इस घर में आई है, हमारे घर की शांति छीन गई है। तूने मेरे बेटे पर क्या जादू टोना कर दिया है कि यह अपनी सगी माँ और भाई के खिलाफ खड़ा हो गया है? उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था और उन्होंने फिर से चू युआन को मारने के लिए हाथ उठाया। इस बार चू युआन पीछे नहीं हटी, वह बस सोफे पर बैठी रही और मेरी माँ को ऐसे देखने लगी जैसे वह कोई तमाशा देख रही हो। उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडी कड़वाहट थी। मैंने एक बार फिर माँ का हाथ बीच में ही पकड़ लिया और इतनी जोर से भींचा कि उनके मुंह से दर्द की चीख निकल गई। बहुत हुआ। मेरी आवाज में अब कोई पुराना लिहाज या गर्मी नहीं बची थी। आज के बाद से इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मेरी माँ हैरान रह गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका जो बेटा हमेशा उनकी हर बात मानता था वह आज इस लहजे में बात करेगा। तुमने क्या कहा? जरा फिर से कहना। मैंने कहा, आप अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलिए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ खींचने लगा। वह छटपटाने लगी और जोर जोर से रोने धोने का नाटक करने लगी। लिहू, तुम पागल हो गए हो। तुम अपनी सगी माँ को घर से निकाल रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने दरवाजा खोला और बिना किसी हमदर्दी के उन्हें बाहर की तरफ धकेल दिया। फिर मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ा हुआ और ऊपर से नीचे तक उन्हें देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, एक बात और सुन लीजिए। पिछले 2 सालों में मेरे सैलरी कार्ड से आपने जितने भी पैसे निकाले हैं वो एक एक पाई मुझे वापस चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। मैंने टीवी कैबिनेट और लिविंग रूम की टेबल की तरफ इशारा किया। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब कैमरे और रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुका है। मेरी माँ का रोना धोना एक झटके में बंद हो गया। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनके साथ ऐसा गेम हो गया है। उनके चेहरे पर अब एक खौफनाक डर था। मैंने उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं दिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अचानक पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छा गया। मैं दरवाजे से पीठ टिकाकर वहीं फर्श पर बैठ गया। चू युआन आई और मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने आगे बढ़कर मुझे धीरे से गले लगा लिया। सब खत्म हो गया। उसने मेरे कान में धीरे से कहा। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और आखिरकार मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यह किसी मर्द की कमजोरी नहीं थी, बल्कि पिछले 20 सालों के उस अंधे भरोसे के टूटने का दर्द था जिसे मैंने आज अपने ही हाथों दफन किया था। हम दोनों काफी देर तक फर्श पर बैठे रहे, यहाँ तक कि खिड़की के बाहर अंधेरा घिर आया। जब मैंने सिर उठाया तो उसने मेरे आंसू पोंछे और मेरे लिए एक गिलास गुनगुना पानी लेकर आई। अब कैसा लग रहा है? थैंक यू चू युआन। किस बात के लिए थैंक यू? उसने मुस्कुराकर पूछा। इस बात के लिए कि तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर वह नहीं होती तो शायद मैं पूरी जिंदगी अपनी माँ के इस झूठे प्यार के साए में एक कठपुतली की तरह जीता रहता और कभी सच नहीं जान पाता। चू युआन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। हम पति पत्नी हैं। ये कुछ शब्द किसी भी बड़ी सांत्वना से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। हाँ, हम पति पत्नी हैं, एक सिंगल यूनिट जो हर सुख दुख में एक साथ खड़े हैं। मैं खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे भी उठाया। चलो अब अपनी जीत का सबूत चेक करते हैं। मैं टीवी कैबिनेट के पास गया, हिडन कैमरा उठाया और टेबल से वॉइस रिकॉर्डर भी ले लिया। हमने दोनों डिवाइसेस को लैपटॉप से कनेक्ट किया। ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल परफेक्ट रिकॉर्ड हुए थे। वीडियो की क्वालिटी इतनी साफ थी कि गुस्से और लालच में बदला हुआ मेरी माँ का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उनका एक एक शब्द क्रिस्टल क्लियर था। मैंने लैपटॉप की स्क्रीन को देखा। अब मेरे दिल में कोई गिल्ट नहीं था। टोटल कितने पैसे हुए? चू युआन ने पूछा। मैंने अपना फोन निकाला और कैलकुलेटर ऐप खोला। 60,000 युआन महीना, 2 साल यानी 24 महीने। टोटल इनकम हुई 14,40,000 युआन। इसमें से माँ को हर महीने 3,000 युआन मिले यानी 72,000 युआन और लीवे के
अकाउंट में हर महीने 57,000 युआन गए, यानी टोटल 13,68,000 युआन। इस भारी भरकम अमाउंट को देखकर मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। 13,68,000 युआन, इतने पैसों में किसी अच्छे शहर में एक आलीशान फ्लैट खरीदा जा सकता था, और मेरी वाइफ इस घर में सिर्फ 3 युआन के डिस्काउंट कूपन के लिए अपना दिल छोटा कर रही थी। ये पैसा हमें हर हाल में वापस चाहिए, मैंने कहा। चू युआन की आवाज बहुत प्रैक्टिकल थी। वह इतनी आसानी से पैसे वापस नहीं करेगी, और ली वेई तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है। मैंने चू युआन की तरफ देखा और वह मेरा इशारा समझ गई। इसलिए हमें सिर्फ माँ के भरोसे नहीं बैठना है। माँ तो सिर्फ जरिया थी, असली मजा तो वो ले रहा है जिसके पास ये पैसे जा रहे थे, यानी आपका छोटा भाई ली वेई। तुम्हारा मतलब है कि हम सीधे ली वेई के पास जाएं। हाँ, चू युआन की आंखों में एक गजब की जिद थी। हमें उसे जाकर बताना होगा कि दूसरों के टुकड़ों पर ऐश करने के उसके दिन अब खत्म हो चुके हैं। माँ ने उसे पक्का फोन करके कल की बात बता दी होगी। वो दोनों इस वक्त हमारे खिलाफ कोई नया प्लान सोच रहे होंगे। हमें उन्हें ज्यादा समय नहीं देना है। कल सुबह ही हम उसके घर चलेंगे, आमने सामने बात होगी, और इस बार मैं बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ूंगा। जिस घर में ली वेई रह रहा था, जो कार वह चला रहा था, वह सब शायद मेरे ही पैसों से खरीदी गई थी। वह बहुत आराम से उस लाइफ को एंजॉय कर रहा था, जो असल में मेरी और चू युआन की होनी चाहिए थी। अब वक्त आ गया था कि वह जो कुछ भी निगल चुका है उसे वापस उगले। मैंने मैप्स खोला और ली वेई का एड्रेस डाला। ये वही एड्रेस था जिसे पिछली फैमिली गेट टुगेदर में माँ ने बहुत गर्व से सबको दिखाया था कि मेरे छोटे बेटे ने अपनी शादी के लिए नया घर खरीदा है। आज यह बात याद करके मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। कल मैं खुद वहां जाकर अपनी हर एक चीज वापस लेकर आऊंगा। अगला दिन संडे था। मैं और चू युआन सुबह बहुत जल्दी उठ गए। हमने हमेशा की तरह घर पर नाश्ता नहीं किया, बल्कि कार निकालकर शहर के सबसे बेहतरीन कैंटोनीज रेस्तरां में गए। हमने वहां उसकी पसंद के डिम सम, प्रॉन डम्पलिंग्स और चिकन फीट ऑर्डर की। ये सब वो चीजें थीं जो चू युआन को बेहद पसंद थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उसने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया था। नाश्ता करने के बाद हम घर नहीं लौटे, बल्कि मैंने कार सीधे ली वेई के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा दी। ये शहर की एक काफी पोश और नई सोसाइटी थी। लिफ्ट में जाते हुए मैंने महसूस किया कि चू युआन ने मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था। मैंने उसके हाथ को और थाम लिया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। उसने मेरी तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। मैं नहीं डर रही हूँ। हम फ्लैट के दरवाजे के सामने पहुंचे। मैंने डोरबेल बजाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला। भैया, भाभी, आप दोनों अचानक यहाँ? उसकी नजरें मुझसे चुरा रही थी। वह सीधे मेरी आंखों में नहीं देख पा रहा था। साफ था कि माँ ने उसे पहले ही अलर्ट कर दिया था। क्या हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? ली वेई का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन फिर भी वह पीछे हटा और हमें अंदर आने का रास्ता दिया। तभी बेडरूम से एक लड़की मैचिंग नाइट सूट पहने बाहर आई। वह उसकी होने वाली वाइफ वोंग ली थी। हमें देखकर वह भी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक फॉर्मल सी मुस्कान ला दी। अरे भैया और भाभी, आइए बैठिए। लिविंग रूम इंटीरियर से काफी लग्जरी लग रहा था, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि इसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया है। मैं लिविंग रूम के बीच में खड़ा हूँ, चारों तरफ एक नजर घुमाई और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, ली वेई। ली वेई की बॉडी लैंग्वेज तुरंत बदल गई और वह नर्वस हो गया। मैं आज यहाँ सिर्फ एक काम से आया हूँ। क्या बात है भैया? उसने पूछा। पैसा। ये सुनते ही वांग ली के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने पहले ली वेई को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़ी। कैसा पैसा भैया? कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है? मैंने उसकी तरफ देखा। कोई गलत फहमी नहीं है। पिछले 2.5 सालों में मेरी माँ ने मेरे सैलरी कार्ड से पूरे 13,68,000 युआन इस ली वेई के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। ये सारा पैसा मेरा है और मैं इसे अब भी वापस लेने आया हूँ। वांग ली के चेहरे की नकली मुस्कान गायब हो गई। उसने शॉक होकर ली वेई की तरफ देखा। क्या यह जो कह रहे हैं वो सच है? ली वेई का चेहरा गुस्से और शर्म से एकदम लाल हो चुका था। वह कुछ सेकंड तक हकलाता रहा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो वह बदतमीजी पर उतर आया और चिल्लाकर बोला, हाँ है सच। तो क्या हुआ? वो पैसे मुझे माँ ने दिए थे। मैंने कोई चोरी या डाका नहीं डाला है। आप मेरे बड़े भाई हो और आपका पैसा इस परिवार का ही पैसा है। अगर मैंने उसमें से थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? यानी तुम्हारी नजर में तुमने कुछ गलत नहीं किया? हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। उसने अपनी गर्दन ऊंची करके बहस की। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, ऑडियो फाइल पर क्लिक किया और प्ले का बटन दबा दिया। लिविंग रूम के उस आलीशान सन्नाटे में मेरी माँ की वो डर और चालाकी से भरी आवाज गूंजने लगी जो कल रिकॉर्ड हुई थी। क्या यह सब ली वेई के कार्ड में ही सेव हो रहा है ना? ये आवाज सुनते ही ली वेई का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया और वांग ली के चेहरे के एक्सप्रेशंस तो देखने लायक थे। मैंने ऑडियो को पॉज किया और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या मुझे तुम दोनों को दिखाने के लिए बैंक का ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी निकालना पड़ेगा? ली वेई पूरी तरह शांत हो गया, जैसे बिना पानी के कोई मछली तड़प रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और अपना लास्ट अल्टीमेटम दिया, 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के अंदर मेरे 13,68,000 युआन मुझे वापस चाहिए। एक भी पाई कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1 हफ्ते बाद मेरे कार्ड में पैसे नहीं आए तो यह ऑडियो रिकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट 2 जगहों पर भेजे जाएंगे, पहला कोर्ट में और दूसरा तुम्हारी होने वाली वाइफ के पेरेंट्स के घर। मेरा एक एक शब्द ली वेई और वांग ली के सामने किसी हथौड़े की तरह पड़ा, जिसने मेरे पैसों से खड़ी की गई उनकी इस नकली और आलीशान दुनिया को एक झटके में तबाह कर दिया। वांग ली का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। उसने पहले मुझे देखा और फिर अपने बगल में खड़े ली वेई को। उसकी आंखों में जो शौक था वह अब धीरे धीरे शक, नफरत और गहरी चिढ़ में बदल चुका था। मैंने वहां और 1 सेकंड भी रुकना ठीक नहीं समझा। अपनी बात कहकर मैंने चू युआन का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। न तो ली वेई ने हमें रोकने की हिम्मत की और न ही वांग ली ने। वो दोनों लिविंग रूम के बीचों बीच किसी बेजान मूर्ति की तरह
तरह खड़े रह गए। हमारे बाहर निकलते ही पीछे से दरवाजा बंद होने की एक जोरदार आवाज आई। लिफ्ट के अंदर उस शांत माहौल में मुझे सिर्फ अपनी और चू युआन की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लिफ्ट के शीशे में हमारे चेहरे बिल्कुल शांत दिख रहे थे, लेकिन इस तूफान के बाद की थकान साफ नजर आ रही थी। चलो अब घर चलते हैं, मैंने कहा। चू युआन ने हाँ में सिर हिलाया और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। मैं जानता था कि असली तूफान तो अब भी शुरू हुआ है। वहां बंद दरवाजे के पीछे एक नया महाभारत शुरू हो चुका था। 13,68,000 युआन। वांगली की आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई कांच पर नाखून चुभा रहा हो। लीवेई, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर यह सब क्या बकवास है। लीवेई ने अपना सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही था कि वह वांगली से नजरें मिला सके। वो तो माँ ने कहा था कि भैया के पैसे हैं तो इसे अपने पास सेव रख लो। छटाक, एक करारा थप्पड़ लिविंग रूम में गूंज उठा। वांगली का हाथ गुस्से से कांप रहा था। तुम्हारी माँ अगर तुम्हें चोरी करने को कहेंगी तो तुम चोरी करने चले जाओगे। लीवेई ने अपना गाल पकड़ा और आखिरकार वह भी पागल हो गया। अरे तो मैंने अपने सगे भाई के ही तो कुछ पैसे इस्तेमाल किए हैं, इसमें क्या बड़ी बात। कुछ पैसे? 10 लाख से ज्यादा युआन को तुम कुछ पैसे कह रहे हो। वांगली ने उस आलीशान घर की तरफ इशारा किया। लीवेई, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस घर में हम खड़े हैं वह चोरी का माल है। जो कार हमने खरीदी है वह चोरी का माल है। यहाँ तक कि मेरे हाथ में ये जो डायमंड रिंग है यह भी चोरी के पैसे से आई है। मैं वांगली एक ऐसे मर्द से शादी करना चाहती थी जो अपने दम पर आगे बढ़े, किसी ऐसे कीड़े से नहीं जो अपने सगे भाई का खून चूस कर ऐश करता हो। उसका एक एक शब्द ली वेई के ईगो पर लग रहा था। ली वेई का चेहरा लाल से सफेद और फिर एकदम पीला पड़ गया। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वांगली ने उसे बहुत ही ठंडी नजरों से देखा। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था? तुम्हारी मंथली सैलरी सिर्फ 8,000 युआन है। तुम इस घर का डाउन पेमेंट और इंटीरियर का खर्च अपनी जेब से कभी नहीं दे सकते थे। मुझे हमेशा लगता था कि यह तुम्हारे पेरेंट्स की लाइफ टाइम की सेविंग्स है। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी पूरी फैमिली मिलकर अपने ही बड़े बेटे के घर में डकैती डाल रही है। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ बेरुखी थी। मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ लीवेई, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। एक हफ्ते के अंदर अगर तुमने यह पैसा वापस नहीं किया तो हम अभी के अभी ब्रेकअप कर रहे हैं और ये शादी कैंसिल। मैं वांगली अपनी लाइफ में ऐसा कलंक कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह कहकर वह बेडरूम की तरफ बढ़ी और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। लिविंग रूम में अब सिर्फ लीवेई अकेला खड़ा था। उसका गाल दर्द से जल रहा था, लेकिन उसका दिल उससे कहीं ज्यादा तड़प रहा था। वह जानता था कि वांगली कोई मजाक नहीं कर रही है। अगर पैसे वापस नहीं मिले तो यह शादी सच में टूट जाएगी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और अपनी आखिरी उम्मीद को कॉल किया। उसी इंसान को जिसने उसे इस दलदल में धकेला था और जो अब उसे बचा सकती थी। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। दूसरी तरफ जब लियू माई को फोन मिला तो वह भी अपने घर में काफी बेचैन बैठी थी। वह दोपहर से ही लीवेई के फोन का इंतजार कर रही थी। उनके हिसाब से कल मैंने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ एक पल का गुस्सा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि जब मेरा गुस्सा शांत होगा तो सगे भाई का प्यार और खून का रिश्ता सब कुछ ठीक कर देगा। उन्होंने तो मन ही मन अपने डायलॉग भी तैयार कर लिए थे कि जब मैं माफी मांगूंगा तो वह कैसे बात को संभालेंगी और कहेंगी कि हम सब एक ही परिवार है। और बाद में धीरे धीरे चू युआन को थोड़े पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। क्या हुआ? रो क्यों रहा है? डरपोक कहीं का। वह फोन पर जोर से चिल्लाई ताकि वह अपने अंदर की घबराहट को छुपा सके। दूसरी तरफ से लीवेई ने जो कुछ भी हुआ था उसे नमक मिर्च लगाकर अपनी माँ को सुनाना शुरू कर दिया। उसने सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि मैं कितना पत्थर दिल हो चुका हूँ और वांगली शादी तोड़ने की धमकी दे रही है। माँ, घर का डाउन पेमेंट, इंटीरियर का खर्च और कार के पैसे सब भैया के ही तो थे। अगर उन्होंने सच में हमें कोर्ट में खींच लिया तो क्या यह सब हमसे छीन लिया जाएगा? तब तो मैं पूरी तरह सड़क पर आ जाऊंगा माँ, बर्बाद हो जाऊंगा। लीवेई का डर फोन की लाइनों से साफ महसूस हो रहा था और लियू माई का दिल भी धीरे धीरे बैठता जा रहा था। जिस बात का उन्हें सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। उनका जो बेटा हमेशा उनकी हर बात मानता था, उसने इस बार उनका नकाब पूरी तरह नोच दिया था। डर क्यों रहा है? कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। वह दिमाग दौड़ाकर इस मुसीबत से निकलने का रास्ता सोचने लगी। पैसे वापस करना ये तो नामुमकिन था। वो 10 लाख से ज्यादा युआन तो कब के घर, कार और लीवेई की झूठी शान में बदल चुके थे। अब उन्हें वापस कैसे निकाला जाए? जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तुम घबराओ मत और अब भी वांगली के पास भी मत जाना, लियू माई ने धीमी आवाज में ली वेई से कहा। इस बात की चिंता तुम छोड़ दो, मैं इसे खुद हैंडल करूंगी। तुम्हारा भाई कैसा है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वह स्वभाव से भले ही थोड़ा अड़ियल है, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, वह बहुत आज्ञाकारी है और इस परिवार की बहुत इज्जत करता है। माँ, आपका मतलब क्या है? लियू माई के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। वह हमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है ना? एक पराई औरत के लिए अपनी सगी माँ और भाई को छोड़ना चाहता है। ठीक है, मैं उसे दिखाऊंगी कि इस परिवार को छोड़ने का क्या अंजाम होता है। मैं पूरे खानदान को बताऊंगी कि वह कितना बड़ा कपूत और बदतमीज बेटा है। मैं पूरे समाज में उसका सिर ऐसा झुकवाऊंगी कि वह कभी सिर उठाने लायक नहीं रहेगा। ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल था। वह परिवार और समाज की दुहाई देकर एक ऐसा जाल बुन रही थी जिसमें मुझे जिंदगी भर के लिए कैद किया जा सके और मैं घुटने टेकने पर मजबूर हो जाऊं। माँ, क्या यह सब करना ठीक रहेगा? लीवेई ने थोड़ा हिचकिचाहट से पूछा। ठीक है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, तुम बस देखते जाओ। मैं अभी तुम्हारे बड़े पापा, बुआ और दादा दादी को फोन करती हूँ। कल सुबह दादाजी के घर पर पूरे खानदान की एक बड़ी मीटिंग होगी। मैं भी देखती हूँ कि सबके सामने उसमें कितना दम बचता है। फोन रखते ही लियू माई ने बिना
कोई वक्त गंवाए कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाली और पहला नंबर डायल किया। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, उनकी आवाज में अचानक एक झूठा दर्द और आंसू आ गए। हेलो भैया, मैं लियू माई बोल रही हूँ। भैया प्लीज हमारे साथ न्याय कीजिए। मेरा बड़ा बेटा ली हाओ, वह मुझे जीते जी मार डालना चाहता है। मेरे खिलाफ खानदान की अदालत का एक बहुत बड़ा ड्रामा तैयार किया जा चुका था और मैं इस पूरी साजिश से बिल्कुल अनजान था। उस शाम मैं और चू युआन खाना खाकर फ्री ही हुए थे कि मेरे फोन पर एक अननोन लैंडलाइन नंबर से कॉल आई। मैंने फोन रिसीव किया। हेलो, ली हाओ बोल रहे हो? दूसरी तरफ से एक बूढ़ी लेकिन बहुत ही कड़क और रौबदार आवाज सुनाई दी। दादाजी, मैं थोड़ा हैरान हुआ। कल सुबह ठीक 10 बजे तुम मेरे घर आओगे? दादाजी का लहजा ऐसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। चू युआन को भी अपने साथ लेकर आना। तुम्हारी माँ और छोटा भाई भी वहाँ पहुंच रहे हैं। खानदान के सभी बड़े बुजुर्ग वहाँ मौजूद रहेंगे। तुम दोनों भाइयों के बीच जो भी तमाशा चल रहा है उसका फैसला सबके सामने यही होगा। ये कहकर उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। मैं फोन हाथ में लिए वहीं सन्न खड़ा रह गया। मैंने चू युआन की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी पानी की तरह शांत थीं। साफ था कि वह पहले ही भांप चुकी थी कि यह कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है। उसने बहुत ही शांति से 3 शब्द कहे, होंगमेन बैंक्वेट, मौत का जाल। अगली सुबह ठीक 9:30 बजे मैं और चू युआन दादाजी के घर पहुंचे। ये एक पुरानी सरकारी कॉलोनी का फ्लैट था जहां मेरे बचपन की कई यादें जुड़ी हुई थी। कभी यह घर मेरे लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना हुआ करता था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सूली की तरफ बढ़ रहा हूँ। पूरे रास्ते चू युआन बिल्कुल खामोश रही। उसके चेहरे पर कोई डर या शिकन नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसका हाथ थामा तो उसकी हथेलियों की मजबूती ने मुझे अंदर से एक अजीब सा हौसला दिया। डरो मत, उल्टा उसने मुझे हिम्मत दी। डरना हमें नहीं, उन्हें चाहिए। हम दोनों एक साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से फुसफुसाहटों के साथ साथ मेरी माँ के रोने की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का देकर अंदर कदम रखा। लिविंग रूम खचाखच भरा हुआ था। दादा दादी मेन सोफे पर बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर बैठे थे। बड़े पापा, बुआ और खानदान के कुछ ऐसे दूर के रिश्तेदार जिन्हें मैं ठीक से पहचानता भी नहीं था, सब सोफे और कुर्सियों पर 2 लाइनों में बैठे थे। माहौल किसी कोर्ट रूम जैसा लग रहा था। वहीं एक छोटे से स्टूल पर मेरी माँ लियू माई और ली वई बैठे थे। माँ की आंखें रोने की वजह से पूरी सूजी हुई थी और वह टिश्यू से अपने आंसू पोंछ रही थी। ली वई अपना सिर झुकाए बहुत ही मासूम और बेचारा बनकर बैठा था। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, सबकी बातचीत अचानक बंद हो गई और लगभग 1 दर्जन आंखें सीधे हम पर आकर टिक गई, जैसे हम कोई बहुत बड़े मुजरिम हो जो कोई संगीन जुर्म करके आए हैं। आ गए तुम दोनों? दादाजी ने हाथ में पकड़ी लाठी को फर्श पर जोर से पटका, जिससे एक भारी आवाज गूंजी। उन्होंने लिविंग रूम के बीचों बीच रखी 2 कुर्सियों की तरफ इशारा किया, जो जानबूझकर हमारे लिए ठीक सबके सामने लगाई गई थी, जैसे मुजरिमों के कटघरे हों। मैंने और चू युआन ने एक दूसरे को देखा और बहुत ही शांति से उन कुर्सियों पर बैठ गए। चलो, सब लोग आ चुके हैं। दादाजी ने चारों तरफ एक नजर घुमाई और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आज मैंने तुम सबको यहाँ किसी और वजह से नहीं, बल्कि इन दोनों भाइयों के मामले को सुलझाने के लिए बुलाया है। उन्होंने पहले मेरी तरफ देखा और फिर ली वई की तरफ। ली हाओ, दादाजी ने अपनी नजरें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम अपने सगे छोटे भाई से सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो और उसे कोर्ट में खींचने की धमकी दे रहे हो। उनका कहना है कि तुम इस घर के लिए इतनी मेहनत करते हो और तुम्हारे भाई ने उसमें से थोड़ा सा पैसा क्या इस्तेमाल कर लिया, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब तुम्हारी अक्ल का कसूर नहीं है, बल्कि चू युआन ने तुम्हारे कान भरे हैं और तुम्हें अपने ही परिवार के खिलाफ भड़काया है। क्या यह बात सच है? उनकी आवाज भले ही तेज नहीं थी, लेकिन उसका लहजा ऐसा था जैसे वह अपना फैसला सुना रहे हो। इससे पहले कि मैं अपने बचाव में कुछ कहता, मेरी माँ का रोना बिल्कुल सही टाइम पर फिर से शुरू हो गया। पिताजी, आप इससे कुछ मत पूछिए, वह बहुत ही दर्द भरी आवाज में चिल्लाई। सब मेरी ही गलती है। मैं ही एक बदकिस्मत माँ हूँ। मुझे अपने बड़े बेटे के पैसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी और छोटे बेटे की मदद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आस्तीन का सांप पाला है। मैंने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज एक पराई औरत के चक्कर में आकर यह अपनी सगी माँ को जेल भेजने की धमकियां दे रहा है। रोते रोते उन्होंने चू युआन की तरफ एक बहुत ही नफरत भरी नजर डाली। ली हाओ, तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? बुआ ने सबसे पहले मुझे डांटना शुरू किया। एक ही परिवार के लोग हैं, जो भी बात है बैठकर सुलझाई जा सकती है। बात बात पर कोर्ट कचहरी और खानदान का तमाशा बनाना कहाँ की समझदारी है? बड़े पापा ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हारे छोटे भाई ने अगर थोड़े से पैसे इस्तेमाल भी कर लिए तो क्या हो गया? वह कोई बाहर का इंसान तो नहीं है ना? आखिर खून तो एक ही है। मुझे तो लगता है कि तुम शादी के बाद अपनी माँ को भूल गए हो और सिर्फ बीवी के पल्लू से बंध कर रह गए हो। एक एक करके सब लोग मुझ पर तानों के तीर चलाने लगे। उन्हें सच क्या है इससे कोई मतलब नहीं था। वे सिर्फ उस इंसान की बात पर भरोसा कर रहे थे जो उनके सामने विक्टिम बनकर रो रहा था, यानी मेरी माँ। उनकी नजरों में समाज के नियम, माँ का दर्जा और सगे भाई का रिश्ता सबसे ऊपर था। उनका मानना था कि बड़ा भाई होने के नाते मुझे अपने भाई की हर गलती माफ करनी चाहिए और बेटा होने के नाते माँ के आगे हमेशा सिर झुकाना चाहिए। और चू युआन, वह तो उनके लिए हमेशा से एक पराई औरत ही थी। ली वई अभी भी सिर झुकाए बैठा था और उसके कंधे इस तरह कांप रहे थे जैसे वह अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हो। लेकिन बीच बीच में जब वह चुपके से अपनी नजरें उठाता तो मुझे उसकी आंखों में एक छिपी हुई जीत और घमंड साफ दिखाई दे जाता। यही उनका असली प्लान था, पूरे खानदान का प्रेशर बनाकर मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करना। जब सब लोग अपनी अपनी बात कह चुके और मेरे मुंह से माफी सुनने का इंतजार करने लगे तो दादाजी ने एक बार फिर अपनी लाठी को फर्श
पर पटका। लिहाओ, सबने जो कहा वह तुमने सुन लिया ना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुम्हारे अपने नहीं है? क्या तुम मेरी इज्जत और इस खानदान के नाम के खातिर इस बात को यहीं खत्म नहीं कर सकते? वह मुझे बहुत ही कड़क नजरों से देख रहे थे, जिसमें किसी भी तरह के विरोध की गुंजाइश नहीं थी। तुम्हारे पास जो भी सबूत है, वो रिकॉर्डिंग या स्टेटमेंट, जो कुछ भी है, उसे अब भी इसी वक्त सबके सामने डिलीट करो और अपनी माँ और भाई से हाथ जोड़कर माफी मांगो। आज के बाद से तुम सब फिर से एक हंसता खेलता परिवार बनकर रहोगे। लिविंग रूम का माहौल इतना भारी हो चुका था जैसे हवा थम गई हो। सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। वे सब किसी गिद्ध की तरह इंतजार कर रहे थे कि कब मैं अपना सिर झुकाऊं और वह मेरे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा सके। मेरी माँ का रोना अब धीरे धीरे कम हो गया था और उनके चेहरे पर एक छिपी हुई संतुष्टि आ गई थी। ली वेई ने भी अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैरने लगी। उन्हें लग रहा था कि वे जीत चुके हैं। कम से कम उनकी सोच तो यही थी। उसी गहरी और डरावनी खामोशी के बीच मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। दादाजी की भौहें गुस्से से तन गईं। तुम हंस क्यों रहे हो? उनकी आवाज में साफ तौर पर नाराजगी झलक रही थी। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं धीरे से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। चुयोन भी बिना कुछ कहे मेरे साथ खड़ी हो गई और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे बगल में आ गई। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, अपना फोन बाहर निकाला और सबके सामने स्क्रीन पर प्ले का बटन दबा दिया। फौरन ही लिविंग रूम के सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही तीखी, कड़वी और जानी पहचानी औरत की आवाज गूंज उठी। मैंने तुम्हें 300 युआन दिए हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात।